तो इसके पहले आप ब्लैक होल के बारे में लिख लिए, समझ लिए। अब हमें यह समझना है कि अगर कोई उपग्रह है तो हम उपग्रह किसे कहते हैं, उसकी कक्षीय चाल क्या होती है, उसको हम पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थापित करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे और जल्दी से कवर करेंगे। तो लिखिएगा सीधे फटाक से हेडिंग उपग्रह, उपग्रह, और लिखिएगा, बोले, लिखिए वे पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर, वे पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वे पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ए नंबर प्राकृतिक उपग्रह और बी नंबर कृत्रिम उपग्रह। तो एक लिखा आपने प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा आपने लिखा है कृत्रिम उपग्रह। लिखिएगा प्राकृतिक उपग्रह मतलब क्या है, आप जानते ही हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है ना। इसी प्रकार सौरमंडल में बहुत सारे उपग्रह मौजूद हैं और लेक्चर नंबर 1 में मैंने सब बताया है अच्छे से, इस पे हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। और कृत्रिम उपग्रह ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। नीचे स्टार बनाइए और लिखिएगा विश्व में प्रथम कृत्रिम उपग्रह, विश्व में प्रथम कृत्रिम उपग्रह जानते हैं किस देश ने छोड़ा था? रूस ने, स्पुतनिक 1। लिखिएगा विश्व में प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1 रूसी वैज्ञानिकों द्वारा 1957 में छोड़ा गया था, 1957 में छोड़ा गया था। नीचे अगला स्टार लिखिएगा भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह, बहुत तेज लिखिएगा भाई, समय नहीं है आपके पास। भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, भारत ने जो पहला अपना कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। लगभग 1975 के समय में था क्या? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। और विश्व में सबसे पहले किस देश ने उपग्रह छोड़ा था? रूस ने, उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। ठीक है, चलिए अगर इतना लिख लिया तो अच्छी बात है। अब हेडिंग डालिएगा सीधे नीचे। ऐसे बहुत सारे आज उपग्रहों की एक जाल बन गई है हमारे सौरमंडल में। हर एक देश अपने छोटे मोटे काम के लिए उपग्रह छोड़ना चाहता है और भारत का तो उपग्रह छोड़ने में मतलब भारी वाली महारत हासिल है। भारत ने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। भारत यहां तक कि अब अमेरिका जैसे देशों के भी उपग्रह लॉन्च करता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी अब ठीक ठाक है। उसके पीछे कारण यह है कि भारत जब उपग्रह लॉन्च करता है तो भारत की लॉन्चिंग सस्ती है अन्य देशों की तुलना में। तो हम बहुत सारे देशों का ठेका लेते हैं और हमारी जो यूनिट है यहाँ भारत की, जो उपग्रह लॉन्च करती है, जो सरकारी उपक्रम है, वो ठीक ठाक कमाई करती है इस मामले में, जिससे कि हमारे यहाँ के और सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। इसरो ठीक ठाक काम कर लिया। इसरो की एक शाखा है जो उपग्रह लॉन्चिंग की जिम्मेदारी रखी है, एंट्रिक्स का नाम है उसका। तो आज हम ठीक ठाक काम कर लेते हैं, है ना। मैंने बताया था कि आप याद करिए, मिशन मॉम, मंगल ग्रह पे हमने उपग्रह को यानी भेज दिया था और इतने कम लागत में जितने में हॉलीवुड की एक पिक्चर बनी थी ग्रेविटी, उससे आधे दाम पे। तो भारत इस मामले में बहुत किफायती है। हमने ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जो बाकी देश बनाए हैं उनकी महंगी है और भारत की सस्ती है, और टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग उनके टक्कर की है। तो इसीलिए भारत कुछ मामले में अच्छा है। पहली बात तो भारत कोई काम करता नहीं, और जब करता है तो फिर देख लो कैसे करता है। अब आप सोचिए कि पेमेंट के मामले में भारत ने वो कमाल कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सुना तो लगा, अरे यार ये क्या, ऐसा हर जगह होता होगा, देशों विदेशों में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप यूपीआई करते हैं आज, चाहे 1 रुपए का पेमेंट करते हो, चाहे 1 लाख का पेमेंट करते हो, कितना आसानी से हो रहा है ना, सिर्फ इंडिया में होता है। अब भारत कुछ जगहों पे ये वो क्या कोलैबोरेट करके कुछ देशों में अपने यूपीआई की व्यवस्था दे रहा है और वहां भी यूपीआई जारी हो गया है। वो देश इससे प्रभावित है तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी ये कम करेंगे। तो अब कई देशों में ये धीरे धीरे जारी हो रहा है, लेकिन भारत में इतना सहज है ऑनलाइन पेमेंट कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बस क्यूआर किए, आया खर्च से पेमेंट किए, हो गया। अमेरिका में ऐसा नहीं है।
चाइना में ऐसा नहीं है, अन्य देशों में नहीं है ऑनलाइन पेमेंट इतना सुविधाजनक। तो भारत जब कोई काम पहली बात तो करता नहीं, और जब कर लिया है तो देखो कितना सुलभ तरीके से अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते। मजाक मजाक में खेला कर लिए हैं ये लोग। ऐसे ही अगर आप देखें तो बहुत सारे मामले में, सुपर कंप्यूटर के मामले में हम बहुत पीछे थे, दवाओं के मामले में आज भारत देखो अग्रणी देशों में आता है, बेहतर काम कर रहा है। तो वैसे ही उपग्रहों के मामले में एक समय ऐसा था कि भारत बहुत पीछे था, इतना पीछे था कि अब क्या ही बताएं। वो बाकी देश डर के मारे नहीं दे रहे थे टेक्नोलॉजी की, कहीं ऐसा हो कि भारत मिसाइल बना ले। लेकिन देखो जब भारत अपने पे आ गया तो आज अमेरिका जैसे देशों के भी उपग्रह लॉन्च होते हैं भारत से, बहुत सारे। तो भारत को तो ऐसे ऐसे महारत हासिल है कि एक बार में ही लगभग 90 120 ऐसे उपग्रह लॉन्च किए हैं एक बार में, ठीक है ना, एक ही रॉकेट से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दर्शाता है कि हम ऐसे मिसाइलें बना सकते हैं कि एक बार में 120 ठिकानों को उड़ा सकते हैं एक सिंगल क्लिक में, यानी मल्टीपल जगहों पे हम टारगेट कर सकते हैं। जो उपग्रह की टेक्नोलॉजी होती है वही मिसाइल की टेक्नोलॉजी होती है, लगभग सेम। जो उपग्रह लॉन्च करना जान जाता है मतलब वो मिसाइल बनाना जान गया। इसीलिए थोड़ा खतरनाक टेक्नोलॉजी होती है तो कोई देश देता नहीं। तो एक समय था कि भारत का भी बड़ा बुरा हाल था, लेकिन आज भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं इस मामले में, ठीक है ना। तो जैसे जितने भी अरब कंट्रीज हैं, बाकी छोटे मोटे अपने हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके उपग्रह बहुत आराम से भारत लॉन्च करता है, और वो भी सस्ते में। पूरी दुनिया में कोई नहीं लॉन्च करता उतने सस्ते में, इसलिए वो सब भाग के भारत आते हैं। तो आइए समझते हैं, बताते हैं कि कैसे। तो हमने बताया कि जो हमारे पास कृत्रिम उपग्रह था वो आर्यभट्ट छोड़ा था हम लोगों ने 1975 में, और इन लगभग 50 सालों की जर्नी में भारत ने बहुत कुछ किया है। अब आगे लिखिएगा, जो उपग्रह है उसको छोड़ने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कैसे छोड़े कि उपग्रह अपना काम कर जाए और उपग्रह गिरे ना। आप सोचिए पहले उपग्रह कितना खतरनाक मामला होता होगा। उपग्रह में खतरनाक मामला होने का मतलब क्या है, उपग्रह ऊपर छोड़े और गिर गया नीचे, तो इसका मतलब जो इसके छोड़ने वाले स्टेशन बनाए जाते होंगे वो सोच समझ के बनाए जाते होंगे कि आबादी के ऊपर उपग्रह ना गिरने पाए, है ना। और उपग्रह बनाना, उसमें अनेक प्रकार के सेंसर, अनेक प्रकार के पार्ट लगाना कितना महंगा होता होगा। और सोचो अगर लॉन्चिंग में दिक्कत हो गई तो सीधे हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। तो इसलिए ये खतरनाक काम भी है। इसके साथ साथ तो इसमें बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर से होते हैं, सामान्य कंप्यूटर से नहीं होते हैं। तो भारत के पास एक समय था कि सुपर कंप्यूटर भी नहीं था, आज ठीक ठाक कंप्यूटर है हमारे पास। तो लिखिएगा हेडिंग, उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल, आवर्तकाल और ऊर्जा। उपग्रह की कक्षीय चाल, आवर्तकाल और ऊर्जा। उपग्रह का कक्षीय चाल, आवर्तकाल और ऊर्जा। और कतई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा है, बहुत आराम से आप समझेंगे, समझ में आएगा। देखिएगा उपग्रह का मामला क्या है। उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर, चाहे वो प्राकृतिक उपग्रह हो और चाहे वो कृत्रिम उपग्रह हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हमारी ये अर्थ है, तो अगर ये अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर कोई एक सैटेलाइट थी, यानी एक उपग्रह था, और वो, आप ध्यान दीजिएगा मैडम, गिराइएगा मत इसको, है ना। तो ये इससे चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर। बाकी लोग इनको ध्यान दिए रहिएगा तो इनको फेंकवा देंगे, ये भी पृथ्वी का चारों ओर क्या लगाने लगेंगी, चक्कर। क्योंकि ये सब बड़ा मेहनत का काम है ना, खराब हो जाएगा बाकी बच्चों का। इसलिए नशे में मत रहिएगा, होश में रहिएगा, और गड़बड़ हो जाएगा तो छिपाइएगा मत, बता दीजिएगा कि लात मार दिए हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं नींद मेरा होगा, अरे ठीक है, क्या बताएं, एक दिन मारे ना कौन लात। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा एक सैटेलाइट है, और ये अभी बात कर रहे हैं। देखो पृथ्वी की अगर बात ना करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब जहां पे है कम से कम उसके बारे में खुल के तो बात कर सकते हैं ना। तो पृथ्वी पर तो पृथ्वी के बारे में पढ़ लीजिए, फिर मंगल उंगल के बारे में, चंद्रमा चंद्रमा के बारे में, बृहस्पति के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हरिहर रहते हैं तो हम भी देख लेते हैं कि यूट्यूब पे लोग क्या लिख रहे हैं। तो किसी बच्चे ने कमेंट करके लिखा था कि सर मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने गुना है। अरे यार, एक सामान्य सी बात है, अगर ऐसी जिज्ञासा आपके दिमाग में आ रही है और अगर ये आप कमेंट कर रहे हैं जाके बताने को, तो बता सकते हैं साहब आप, इसका 4 गुना त्रिज्या, इसका द्रव्यमान आधा, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये नहीं है पहली बात। तो फिर अगर आपके दिमाग में मंगल की जिज्ञासा आई तो कुछ देर बाद बृहस्पति आएगी, उसके बाद फिर प्लूटो की आएगी, फिर कुछ देर बाद जानते हो ना अन्य ग्रहों की आएगी।
सबकी आएगी, और सबकी तुलना आप किससे करेंगे? पृथ्वी से। तो जितनी सवाल है, न्यूमेरिकल्स है, उनमें जब ये देगा तो वो मान देगा कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 10 गुना है, 50 गुना है, 100 गुना बड़ा है। तो ये जानकारी कहां मिल जाएगी तुमको? सवाल में। अगर तुम सवाल करने जाते हो तो, और अगर तुम्हारी ये जिज्ञासा है कि नहीं तुम्हें खुद जानना है, सवाल के लिए नहीं, तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए है कि तुम जानना चाहते हो, तो फिर हमने बताया कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक जमाना है। आप टीचर पे डिपेंडेंट कम बनिए। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको इतना पता होगा कि उसी में गूगल एआई होगा। आप उस पर जाइए और लिख के सर्च करिए कि पृथ्वी के द्रव्यमान का मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितने गुना है, फटाक से आंसर दे देगा आपको। त्रिज्या कितने गुने है, फटाक से आंसर दे देगा। सब छोड़िए, वो जितनी गैलेक्सी मौजूद है उसका आंसर दे देगा। बता देगा कि वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी की गैलेक्सी इतनी है, सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, इस गैलेक्सी पे क्या मौजूद है, जितनी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। देखिए, डाटा का जमाना चला गया। अब ये कह देना कि इस टीचर ने जो पढ़ा दिया वो कोई और नहीं पढ़ा पाएगा, अब ये मूर्ख हैं। आने वाले समय में सबसे पहले नौकरी दो लोगों की जाएगी, एक डॉक्टर की, दूसरे मास्टर की। एक की चली गई ड्राइवर की। अभी इंडिया इस मामले में पीछे है। तुम इंडिया से बाहर निकलोगे ना, कोई एक टैक्सी तुमको नहीं मिलेगी जिसमें ड्राइवर मिलेगा। सब गूगल कारें आ रही हैं। अभी आप यहां पे बैठे हैं, आपको लग रहा है ऐसा, किसी टैक्सी में ड्राइवर नहीं। मान लो भी मेरा मन ये पता है कि सिविल लाइन से मैं सुराव एक टैक्सी चलवा दूं, कमाई मेरी ठीक ठाक हो जाएगी। अब मैं एक ड्राइवर रख दूंगा, जितना वो कमाएगा नहीं उससे ज्यादा चुराएगा। तो हमारे पास ये समस्या है, गाड़ी भिड़ा देगा, गाड़ी का रखरखाव नहीं करेगा, दुनिया भर की टेंशन है, कहां लेके भाग जाएगा, बिना बताए भाड़ा ढोएगा, बहुत नुकसान कर देगा मेरा। लेकिन अब क्या आ रहा है? बस एआई आ रहा है। आगे वाला हैंडल वाला सेक्शन लॉक कर देते हैं कांच लगा के, और किनारे किनारे पूरी सीट मिल गई, टैक्सी पूरी बुक। वो आराम से जाइए, अपना लगाइए, क्यूआर लीजिए, स्कैन करिए, बिंदास लेके जाएगा, और ड्राइवर से ज्यादा सुरक्षित। हो सकता है 0.001% चांस उसके एक्सीडेंट करने के, बस कोई और आके उसमें न ठोक दे। इतना बेहतर ड्राइवर मिल जाएगा आपको, ना नशे की टेंशन, ना नींद चलाने की टेंशन, ना कुछ, एकदम मस्त चलाएगा गाड़ी। तो ये विदेशों में चल रहा है, भारत में आने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल का खेला है। तो जितने ड्राइवर हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, सबकी छुट्टी हो गई है अब। और अब बचा किसका? मास्टर का। तो मेरे पास एक सवाल लेके और मुझसे पूछो, सर इसका जवाब दीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप गूगल से पूछिए, फटाक से आपको आंसर दे देगा। तो मतलब वहां पर 100% करेक्ट जवाब मिलने की संभावना है। वो आपकी गुणवत्ता पे 10 प्रश्न पूछेगा और जान जाएगा आप कितने पानी में हैं। फिर वो आपको आपके हिसाब से पढ़ाएगा, आपके हिसाब से बताएगा। आजकल देखिए एआई मॉडल जाते हैं जो विजुअल होते हैं। आजकल एआई के वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि एक फेक आदमी सामने खड़ा होकर आपको पढ़ाएगा यूट्यूब पे, ऐसे बोर्ड पे, और वो रियल आदमी नहीं है, वो क्या है? एआई। और आपको लगेगा कि ये इंसान है, और बेहतर समझा लेगा, पूछ लेगा, सब बता लेगा। उसके पास हर एक प्रकार की नॉलेज होगी, और वो एआई है तो एक साथ आपका जवाब भी दे लेगा, टाइप भी कर लेगा और पढ़ा भी लेगा। अब उसकी बराबरी टीचर तो नहीं कर पाएगा। डॉक्टर के पास दवाओं का ज्ञान एकदम लिमिटेड है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसके पास अनलिमिटेड है। दुनिया में किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए कितनी दवाइयां बनी हैं, वो एआई को पता है, क्योंकि डाटा है, फीड हो गया उसके दिमाग में, है ना। अब वो क्या करेगा? वो एनालिसिस कर लेगा कि ये दवाई इतना % काम करती है, इतना, ये इतना, ये इतना, तुम्हारा खून इतना है, लेवल इतना है, तुम्हारे डीएनए में ये समस्या है। हर एक बात की तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री को चेक करेगा और बता देगा कि ये दवाई तुम्हारे हिसाब से 90% ज्यादा काम करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये नहीं कर पाएंगे, उनके पास समय नहीं है। वो एक साथ 1000 पेशेंट को देख लेगा, पूरी संभावनाओं को नाप लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले समय में इनकी भी फुर्सत है। तो अगर आप डाटा के पीछे भाग रहे हैं तो फिर आप बहुत समस्या में हैं। अब डाटा के पीछे नहीं भागना है, ये चक्कर छोड़ दीजिए। वैसे मैं कह दूं कि ये लो, ये जानकारी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं। अब ये मिल जाएगी आपको गूगल पे, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। तो डाटा के लिए आप अब हैरान ना रहें। आप एक ही चीज के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैं कह दूं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत 7 है, मैं पढ़ाऊंगा, तुमको कोई और नहीं पढ़ा सकता। क्या चूतिया बना रहे हैं यार। सबका नाम लिख के गूगल पे सर्च करो, अगर मैं 4 लाइन बताऊंगा ना, 40 लाइन बताएगा। तो डाटा तो पहले से मिल गया है। तो मेरा काम अब सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने का है। पढ़ाने का काम और पढ़ने का काम अब आप खुद कर सकते हैं, है ना। स्कूल, टीचर, बाकी चीजों की जिम्मेदारियां वक्त के साथ कम होती जा रही हैं। अब तुम लोग ये बात जानते हो कि नहीं, मैथ की जो सवालें होती हैं जो आपको नहीं आती है, उस पर जाके स्कैनर लेके गूगल पे ही स्कैन मार देते होंगे, फट से आंसर आ जाता होगा। आ जाता है या नहीं आ जाता? अब अगर कोई कह दे कि क्लास में कोई सवाल फंस गई, और हमने मान लो द्विपद प्रमेय पढ़ा रहे हैं अभी वर्तमान में,
और एक सवाल में बोर्ड पे लिखा, उसका उत्तर नहीं आया और मैं नहीं हल कर पाया, तुम्हें लगा अरे देखिए मास्टर फंस गया, नहीं आया नहीं आया। ये सब पहले होता था, आज से करोड़ों साल पहले। अब क्या करना है, बस उत्तर हल किया, नहीं आया तो मोबाइल फोटो खींचे, तुरंत खड़ा अपलोड किए, स्कैन किए, फट से 2 मिनट अंदर क्या आ गया आंसर। तो वो काम मैं करके मैं कह दूं कि देखे मुझसे ज्यादा महान कोई नहीं है। नहीं भाई, ये जो कक्षा 5 का बच्चा है, 6 का बच्चा है, 2 का बच्चा है, जिसको मोबाइल चलाना आता है, वो आंसर निकाल के दे देगा आपको। तो अब जमाना इन चीजों का नहीं कि लो ये सवाल और कर दो तो हम जानी। अपने अंदर से ये गुण निकाल दीजिए। जहां आपको कंफ्यूजन लगे, जब कोई बात आपको सोल्यूशन देख के भी ना समझ में आए, तो वहां आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहां क्या किया गया है। हाँ, ऐसी भी सवालें आ सकती हैं आपके लिए। तो इतना आप जानते रहिएगा कि डाटा की कमी दुनिया में नहीं है, ना आपको डाटा के पीछे भागना है, न डाटा के चक्कर में आपका आटा बन जाएगा। ठीक है ना, पिस जाएंगे आप। इसलिए कलेक्शन करेंगे जानकारियों का तो बहुत जानकारियां हो जाएगी। इसलिए दिमाग में आपको लिमिटेड चीजें रखनी है और उतनी रखनी है जितना आपके एग्जाम के काम की है। हमारा बेचारा प्लेनेट कब से अकेले बैठा है उसके चक्कर लगाने के लिए, और हमारे पास दिमाग में क्या पता नहीं संगल मंगल संगल। देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो हमारा उपग्रह है, ये हमारे ग्रह का चक्कर लगा रहा है, और ये हमारा अपना ग्रह है कौन, पृथ्वी। तो मास हो गया यमी और त्रिज्या क्या हो गई, आरी। यहां से यच ऊंचाई पर ये झूम झूम करके घूम रहा है। बोल ठीक है ना। अब ये घूम रहा है तो किसी न किसी वेग से घूम रहा होगा। जिस पथ पर ये घूम रहा है लगातार इसी पथ पर घूमेगा, तो इसे हम बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं, कक्षा। एक ऑर्बिट, उसी में ये चक्कर लगा रहा है लगातार, और ये ऑर्बिट निश्चित है। अगर निश्चित ना होती तो इसको हम कभी भी उपग्रह कहते ही ना। शुरुआत में याद करो मैंने बताया था। अब एक ग्रह और उपग्रह की मैंने इंटरनेशनल परिभाषा बताई थी। आओ भाग मरने जाओ तुम सबके सब, मैं नहीं जानता, पढ़ाया था नहीं साले हरामियों। कहा था ना एक बार पूरा वीडियो देख लेना। देखा कोई? इसमें कितने हिस्से बैठे जितना एक बार पूरी क्लास रिवाइज की? हाथ उठाओ, उठा हाथ। एक को नहीं है। तुम नकारे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं डांट उठ नहीं रहा हूं, लेकिन ये सच बात, दांत दिखा लीजिए, कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको लग रहा हो उल्टा पुल्टा मोबाइल लगा के बेइज्जती कर रहे हैं, कैमरा लगा के हमारी, पर बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। अगर यही कारण चलता रहा आप लोग का ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप देखिएगा क्या होगा आपका। बस ये मुस्कुरा लीजिए, आप जो मर्जी वो कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा के सिलेबस तो खत्म कर ही दूंगा। लेकिन बस ये कि आपका क्या होगा बस ये जानना। मेरा तो जो होना था हो गया, मैं तो अमर हूं, ठीक है ना। तुम्हारा क्या होगा बस तुम समझो। यहां से ये निकल कर गया, इसकी वेलोसिटी मैंने कहा v कक्षा में घूम रहा है, कक्षीय वेग मैंने इसको o से लिख दिया vo। अगर ये इसमें घूम रहा है ये, तो अगर इसका द्रव्यमान मैंने स्मॉल m लिया, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल F बराबर Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा Gm अपान r स्क्वायर। मैंने इसको यहां से यहां तक की स्मॉल r दूरी ले लिया। मैं समझाऊंगा नहीं तुमको टेस्ट से, स्मॉल निकल जाएंगे। ये बराबर, क्योंकि अगर वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है ना। और उसी का अपोजिट लगता है अपकेंद्र बल। तो यहाँ आकर्षण बल अंदर की ओर लगा, गुरुत्वाकर्षण बल है बराबर Gm अपान r स्क्वायर। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगा, mv स्क्वायर बाई r। और यहां पर लिखा है Gm अपान r स्क्वायर। एक r से एक r, एक m से एक m कट गया, और v स्क्वायर बराबर, ओहो स्क्वायर हटा दिया, करनी लगा दिया, और सीधे हमें मिला Gm अपान r। अब अगर मैं कह दूं कि ये समीप होता तो अलग बात थी, और समीप अगर नहीं है तो यहां पर मैं लिख दूंगा Gm अपान r e प्लस h। अगर समीप होगा तो समीप होने पे h का मान 0 लिख दूंगा, तो v नॉट बराबर मुझे मिलेगा अंडर रूट में Gm अपान r e। ये कब के लिए था? जब ये पृथ्वी तल के समीप है, पृथ्वी तल के समीप है। अब मैं Gme बराबर लिख सकता था GRE स्क्वायर। तो Gme बराबर मैंने लिखा GRE स्क्वायर अपान ये RE कट गया, और V नॉट बराबर आया अंडर रूट में GRE। तो कक्षीय चाल का मान हमें मिलता है V नॉट बराबर GRE, और पलायन वेग का मान हमें मिला था VE बराबर अंडर रूट में 2GRE। बात समझ आ रहा है ना? अरे नहीं आएगा यार, ऐसे कैसे तुमको आ सकता है हमारे होते हुए? ना आए तो ठीक है। अब आगे देखिएगा, मैं V नॉट बराबर अगर लिखूंगा अंडर रूट में, तो G का मान 9.8, इसका मान 6400,
किलोमीटर है तो 10 की घाते 3 करेंगे मीटर हो जाएगा, तो वी नॉट का मान लगभग आएगा 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी वी नॉट का मान लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी जो उपग्रह यहां से छोड़े जाते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर इसके समीप चक्कर लगाते हैं, उनका वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब तुम सोचो पहले टेक्नोलॉजी का मामला कितना आगे है कि जो ऊपर उपग्रह होते हैं उनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इतनी तेज चलते हैं वो, एक सेकंड में 8 किलोमीटर लगभग। और अभी अभी ए सैट मिसाइल बनाई गई है कुछ दिन पहले। ए सैट मिसाइल का मतलब ये होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, यानी नीचे से अगर किसी सैटेलाइट को निशाना लगा के मार देंगे तो सैटेलाइट नीचे गिर पड़ेगी। क्यों? अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो जैसे हमारा उपग्रह चक्कर लगा रहा है वैसे ही अन्य देश भी अपना उपग्रह भेज सकते हैं और वो भी चक्कर लगाएगा, तो वो हमारे देश की जानकारी या खुफिया जानकारी या कुछ भी कर सकते हैं। वो कोई रोक टोक नहीं है वहां पे, किसी भी देश का उपग्रह जाके किसी भी देश से जानकारी कलेक्ट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे लगे, या किसी देश से युद्ध हो जाए और मुझे लगे कि इनकी वाली सैटेलाइट मेरे देश के लिए खतरा है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसे मार के गिरा दूंगा। तो मार के गिराने के लिए नीचे से सैटेलाइट बनाई गई मिसाइल, और उस मिसाइल को जब यहां से लॉन्च करेंगे तो उस उपग्रह को मार के गिरा देगी। उसे बोलते हैं एंटी सैट, ए सैट मिसाइल। और तुम सोचो मिसाइल कितनी पावरफुल है कि जिस चीज की स्पीड एक सेकंड में 8 किलोमीटर हो, उसको जमीन से लॉन्च करके मार देंगे, हिट हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे निशाना लगाना कितना मुश्किल काम होगा। तो टेक्नोलॉजी किस लेवल तक आगे जा चुकी है, आप ये सोचिए पहले। और ये सब काम अमेरिका जैसे देश आज से 30-40 साल पहले कर चुके थे, जो भारत अभी कर रहा है। अब वो सब देश लेजर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एक बार लेजर मारेंगे और पूरी पूरी मिसाइल नीचे गिर जाएगी, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आप ऑन करेंगे, सब बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद, सारा कम्युनिकेशन बंद, सारी डिवाइस बंद, सारी गाड़ियां बंद, सब कुछ बंद। तो टेक्नोलॉजी लगातार वक्त के साथ अपग्रेड होती रहती है। पर मैं ये कह रहा हूं कि यही कितना मुश्किल है यार। जैसे सोचो मैं ये मार्कर ऐसे फेंक दूं और नीचे से तुमसे कहते कि इसमें मार के गिरा, तो मार्कर गिर जाए हवा में, निशाना इसी में लग जाए और ये चलता रहे। यानी कहने का मतलब एक चिड़िया उड़ती हुई जा रहे और तुम नीचे से निशाना मार दो गुलेल लगा के या बंदूक से। कितना कठिन काम है ना। और स्पीड कितनी है देख ही रहे हो। तो ये हमारे पास कच्ची चाल मिला, वी0 बराबर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको उतार लिया है आप लोगों ने? हमें लगता है उतार लिया होगा। उतार लो, समझना तो ऐसे भी तुमको नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। उतारना ही है तो उतारो जल्दी फटाफट। आगे चलते हैं हम, समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि बर्बाद तो आप पहले से ही हैं। नहीं, उल्लू है यार तुम सब लोग, पढ़ते नहीं हो। क्या मिलता है ना पढ़ के? कुछ लोग कहेंगे सुकून। कम से कम रिवाइज तो कर लो। अगर तुम्हारे पास इस बात का ऑप्शन है, चांस है, तो इतना तो इस बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। चलिए, लिख लिया होगा उम्मीद है। चलिए देखिए,
मिटा दे रहा हूं मैं। नहीं लिखे हैं तो वीडियो खोल के लिख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, एक सामान्य बात ये जान लीजिए आप लोग, बार बार आपसे मैं कह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक आपको ये लग रहा है अगर कि बेमतलब है तो फिर आप आगे चल के बहुत पछताने वाले हैं। आपको क्लास अगर समझनी है तो मेरी आवाज से ही आपका काम चल जाएगा, प्रूफ समझ में आ जाएगा, डाटा आपको मालूम चल जाएगा। तो बस आपको बेसिक काम यही करना है कि इन चीजों को रिवाइज करने के लिए अगर एक बार आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ लिए हैं, तो घर पे नहाते वक्त, खाते वक्त या कोई ऐसा काम करते वक्त जब आप पढ़ते नहीं है, फ्री होते हैं, आपका हाथ फ्री होता है या आपका कान फ्री होता है, ठीक है ना, ऐसे भजे वकैती करते वक्त, सामान्यतः खाते वक्त आप ज्यादा फ्री होते हैं या नहाते वक्त आप ज्यादा फ्री होते हैं, तो फोन लेके जाइए, किसी कोने पे रखिए और क्लास लगा के अपनी 2 की स्पीड में करके छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप क्लास में ही देखते रहें, तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी क्लास है, वो तुरंत रिवाइज हो जाएगी। जैसे आज अभी इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, तो घर जाने के बाद आपको बेसिक बात क्या है कि अभी अगर शाम तक हो जाता है 7-8 बजे तक, और शाम को 7-8 बजे खाना खाएंगे, 1 घंटे का वीडियो होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप 2 की स्पीड में देखते हैं कितना समय लगेगा? आधा घंटा। और आधा घंटा में आप खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने से पहले आपने 2 की स्पीड में लगा के छोड़ दिया। इससे आपका लाभ ये हो गया कि तुरंत क्लास आपकी रिपीट हो गई, तो आपको ये सारी बातें दिमाग में अच्छे से स्ट्राइक करके बैठ जाएंगी। सामान्य बात है। फिर दोबारा एक आध हफ्ते बाद संडे को जब खाली पाओ तो अपनी नोट्स उठाओ, कॉपी उठाओ, एक बार पेज पलट लो, एक बार में पूरा रिवाइज हो जाएगा, हमेशा के लिए अज्जर दिमाग में, कभी भूलेगा ही नहीं। पर आप इतने बड़े मूर्ख हैं कि सुविधा पे सुविधा मिली जा रही है और आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ेंगे। परसों हमने कहा, आधे चूतियों को लग रहा होगा कि इसलिए कह रहे हैं कि इनका यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा, वॉच टाइम बढ़ जाएगा, व्यू बढ़ जाएगा। अभी भाड़ में जाओ तुम। कितनी बार कहा कि मुझे इन सब का कोई आंसर निकल आएगा मेरे मुंह से, 1% फर्क है ही नहीं इसका भाई साहब। अगर मैं इतना बड़ा ललाइट होता इन कामों को लेके, बताया ना कि आज से 10 साल पहले से वीडियो पढ़ रहे थे, अब तक पढ़ रहे होते। सब भाड़ में जाए, सब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में, ठीक है ना। लेकिन बस बेसिक बात यह है, नहीं एडिट करता, मैं कुछ नहीं करता, सब बकरी डाल देता हूं पूरा एक बार में। तो इसलिए इस दिमाग में आप इसको डालिएगा ही मत। ये जो कर रहे हैं सिर्फ ये आपके लिए है, किसी और गधे के लिए नहीं है। तो सामान्य बात यह है कि आप जब यहां से क्लास करके जाएं तो इस क्लास को दोबारा एक बार रिवीजन कर लिया करें। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी है कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। बस सामान्य बात यह है। और अगर आपको लगता है कि आधा घंटा बर्बाद जा रहा है इस काम को करने में, तो फिर आपको स्पेसिफिक कॉपी खोल के बैठ के पढ़ना चाहिए। यहां घर जाओ और 10 मिनट में अपना पूरा पेज पढ़ के कॉपी पढ़ लो, 10 मिनट में हो जाएगा। और तुम्हें लगता है कि नहीं हम नहाते वक्त कर सकते हो, तो नहाते चला लो, तुम नहा लिए, एक काम हो गया, और सुन लिए, क्लास भी कंप्लीट हो गई। लेकिन आप ये करने के लिए फुर्सत नहीं है। बाकी साला हर काम में दिमाग तुम्हारे पास है, वीडियो देख लोगे, टिकटॉक रील देख लोगे, दुनिया भर के नौटंकी साले मचा लोगे। अरे घर से आता कार है, सबके पास पर्सनल फोन है जो साइकिल से आते हैं, एक सिंगल पीस वाला ईयरफोन कान में लगाए, मोबाइल मांग करके जेब में रख लिया, सुनते चले, क्लास पूरी हो गया कंप्लीट। लेकिन रास्ते भर चुतियाफा करना है 2 पागल के साथ में, ये काम तुम करोगे ही नहीं। पिछली साल एक लड़की का इंटरव्यू आया और यस आई थी, पता है, ड्यूटी करते करते गाड़ी में बैठ बैठ के पढ़ के आईएएस बन गई, ठीक है ना। उस गाड़ी पे जो लगता है सब नंबर वाली गाड़ी, उसी उसकी ड्यूटी थी, कॉपी लेके चलती थी अपना साथ में, और बैठ के पढ़ ली। अभी बाकी लोग से कहोगे, कहेंगे अरे वहां कैसे पढ़ सकती है, लोग क्या कहेंगे हमें। अबे कहेंगे क्या, लोग से क्या, भाड़ में जाए लोग से क्या लेना है भाई तुमको। लोग सारा तुम्हारा दिन चला दे रहे हैं क्या? भारत में 90% जनता लोग से ही परेशान है, और लोग को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों से कोई मतलब है नहीं, लोग तुम्हारा क्या कर लेंगे। अभी हम कहते हैं तुमको यहां से सिविल लाइन जाना है कोचिंग करने, ठीक है, तो एक बुद्धिमान बच्चा क्या करेगा, जब बस में बैठेगा तो अपनी नोट्स निकालेगा और बैठ के पढ़ते हुए घंटा चला गया, या ईयरफोन लगाया अपनी क्लास सुनते हुए चला गया, अपना करंट अफेयर्स देख लिया, न्यूज देख लिया, या जीएस की क्लास देख लिया, जो मन में आया वो पढ़ लिया, ठीक है। और जो मूर्खे हैं वो क्या करेंगे, और उसी झांकेंगे, खिड़की के बाहर झांकेंगे, बगैती करते हुए, गाना सुनते हुए लगा के जाएंगे। अब दोनों में यही फर्क है। उस समझदार बच्चे ने अपने 1 घंटे का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बगल वाले सीट क्या कहेगा, बड़का पढ़ाकू बना है, चूतिया कहेंगे। अगर तुमने कॉपी निकाला तुमको ये कहेगा, तो कहो ना बे तुम कौन, मेरे खानदान के हो, और खानदान के हो तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी चॉइस। मैं साला कुछ भी देखूं, तुम होते कौन हो बे मुझको कहने वाले, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। और तुम्हारे ऊपर अगर किसी मूर्खों की बातों का प्रभाव पड़ने लगा, तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है फिर।
है ना, कि कोई तुमको कुछ ये कह दे और तुम उसकी बात को मान जाओ, तो फिर मतलब पागल नंबर 1 हो। इसलिए अपना ये इस्तेमाल करिए 100% दिमाग, कि कहां कैसे क्या यूज करना है समय का, और समय का इस्तेमाल सीख गए, समझ लो लाइफ एकदम सेट। तो इसीलिए कुछ समय जो बर्बाद जाते हैं उन्हें बर्बाद ना किया करें। अब बार बार समझाना भी ठीक नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम करोड़पति बनो, भिखमंगे बन जाओ, तुम नौकरी पाओ ना पाओ, मेरे जेब से निकाल के ले जाने वाले नहीं हो, ना मुझे देने वाले हो, ना मुझे इतना भावुक होने की जरूरत है। मैं तो नौकरी पा गया हूं, और अगर ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो और बदल लेंगे, दूसरी भी पा जाएंगे, तीसरी भी पा जाएंगे, मेरी मर्जी, जो मेरा काम है मैं कर लूंगा, तुम्हारा क्या होगा अपना सोचो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते, आपको दिखता नहीं कि मास्टर कितना पगलेटा है, सुबह से लेकर शाम तक मर रहा है, दाना दन दाना दन, अभी तुरंत आए खर्च से ले ऊपर पढ़ाने बैच, जबकि ऑलरेडी 4 बैच पढ़ा क्या रहे 5 ठीक। सुबह 2 बैच निपटा अलग से गए, सुबह से लेकर अब तक में 7 बैच हो गया है, ये 8वां चल रहा है। क्यों पगला रहे हैं भाई हम, ये तुम्हें भी समझना चाहिए ना यार। और तुमको इतना जितना साला मैं पढ़ाता नहीं, 1 घंटे क्लास में आधा घंटा लेक्चर मार देता हूं तुम्हारी हरकतों से। क्यों? क्योंकि बताओ मैंने कितनी बार उस दिन समझाया था ना कि द्रव्यमान किसका बड़ा है, मैंने कोड बताया था, ग्रहों के बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, त्रिज्या के बढ़ते क्रम में, सब मैंने लिखा था बोर्ड पे, एक को नहीं याद है कुछ, और ऐसा मुंह बना के बैठे हो लग रहा है पहली बार सुन रहे हो। अजीब है आप सबके सब। चलिए यहां देखिए, और इसीलिए वहां डाटा था मैंने उस दिन भी, और अभी यहां सुने हैं बेसर में तरीके, फिर बाहर जाएंगे भूल जाएंगे सब 5 मिनट के अंदर। चलो देखो यार उल्लू, हमें निकालना है कि ये जो हमारा उपग्रह है, ये हमारी ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। अगर ये 1 राउंड मारेगा तो 1 चक्कर लगाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, और अगर 1 चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उस समय को हम बोलते हैं हिंदी में आवर्त काल। क्या बोलते हैं? किसी भी उपग्रह के द्वारा किसी ग्रह का 1 चक्कर लगाने में लगा समय उसका आवर्त काल कहलाता है। इसको पॉज करके लिख लेना घर पे, ठीक है ना। अब आगे समझो, हमें क्या समझना था? आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब ओवरऑल ये समझ लो लगा हुआ समय। अब अगर समय निकालना है, सामान्य सी बात है, समय बराबर दूरी बटा चाल। मतलब पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अभी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहां लगा दिया मैंने फार्मूला। हम क्या निकालना चाहते हैं बको? क्या निकालना चाहते हैं? आवर्त काल निकालना चाहते हैं। आवर्त काल मतलब क्या है? ये समय, और क्या मतलब? समय। कौन सा समय? 1 चक्कर लगाने में लगा समय, तो समय आवर्त काल टी बराबर दूरी बटा 4। बोलिए दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी r है ना? दूरी हो गई 2 पाई r, और बटे 4 कितना हो गया? v। और कक्षा में घूम रहा कौन सी चाल आएगी? कक्षीय चाल। अभी कौन सी चाल आएगी? कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल लिख दिया। तो समझ पहले, t बराबर 2 पाई r अपान तुमने क्या लिखा है? v नॉट। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था v नॉट बराबर अंडर रूट में g m अपान r। पढ़ा था कि नहीं? एक बात समझो, इसको मैं सजा के लिख देता हूं। t बराबर 2 पाई r, और ये करड़ी में r लिखा है, दिख रहा है? अब ये करड़ी में r दिख रहा है ना, इसको ऊपर ढकेल दे, करड़ी में r, और नीचे लिखा है अंडर रूट में, यहां पर क्या लिखा है? जी अमी लिखा है ना। अब तू समझ पहले, इस r को अंदर भेज दो, भेज दो, शर्माओ मत, बिल्कुल भेजो, शर्म लिहाज मत करो। 2 पाई और पूरे पे करड़ी, अंदर हो जाएगा r क्यूब। कुछ लोग कहेंगे घड़ी कैसे? देख, अंदर गया r स्क्वायर बन जाएगा, r स्क्वायर और r क्या बन जाएगा? r क्यूब। अभी भी दिमाग नहीं काम किया तो r स्क्वायर से पहले कौन आया? r, और एक r कहां रह गया? अंदर। और बटे यहां पर क्या लिखा है? g m e। पर यार ये छोटा वाला r देख के ना मेरा मूड हो रहा है खराब। इसको अपन लोग लिखा करते थे re प्लस h, तो ये बन जाएगा re प्लस h का क्यूब, और अपान जी एम ई। कुछ जो खतरनाक बच्चे हैं वो कह देते हैं जीएमई बराबर जी आर ई स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अपने को खतरनाक बनने की जरूरत नहीं है। टी बराबर 2 पाई, और सॉरी नहीं, यहां से एक आर ई प्लस एच आप बाहर भी निकाल सकते थे अगर आपका ज्यादा मन खराब हो गया है तो, और ऊपर आर ई प्लस एच, और नीचे क्या लिखा है? जी एम ई। बात समझ आ रहा है ना? और अगर मैं कह दूं कि सारा कांड पृथ्वी तल के समीप हो रहा है, एच बराबर क्या ले लेंगे? 0। हमने कहा पृथ्वी तल के समीप, मतलब एकदम नजदीक आ गया, एच का मान नेगेटिव हो गया। तो फिजिक्स में बड़ी बड़ी बातों में छोटी मोटी बातें छोड़ दी जाती हैं। समझ गए ना?